नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागेंद्र प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा YouTube चैनल कानून फॉर ऑल। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो के अंतर्गत हमने ये देखा था कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2018 जो राष्ट्रपति से सहमति मिलने के पश्चात 2 अगस्त 2018 को लागू किया गया था, उसमें 2 तरह की धाराएं संशोधित करके जोड़ी गई थी। पहली धारा थी धारा 143 अ और दूसरी थी धारा 148। धारा 143 अ को 6 उपधाराओं में बांटा गया है, यानी कि सेक्शन 143 ए को 6 सब सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। इसका विस्तार पूर्वक वर्णन और इसके पीछे के बैकग्राउंड का वर्णन हमने अपने पहले वाले वीडियो में किया हुआ है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। आज हम इस विषय पर चर्चा और परिचर्चा करेंगे कि सेक्शन 143 ए के सब सेक्शन 1 के अनुसार जो इंटरिम कंपनसेशन देने का आदेश न्यायालय को पारित करना है, यानी विचारण न्यायालय को पारित करना है, तो क्या वो हर मामले में पारित किया जाएगा? यानी कि चेक बाउंसिंग के हर मामले में आदरणीय न्यायालय को इंटरिम कंपनसेशन का आदेश देने की आवश्यकता है या नहीं? और ये जो आदेश है सेक्शन 143 ए सब सेक्शन 1 के अनुसार कि विचारण न्यायालय यानी कि ट्रायल कोर्ट इंटरिम कंपनसेशन कंप्लेनेंट को देने का आदेश दे सकता है, ये मैंडेटरी है या डिस्क्रिशनरी पावर है या डायरेक्टिव है? इस विषय पर हम आज चर्चा और परिचर्चा करेंगे। तो मित्रों, यहाँ पे 2 सबसेक्शन को देखना बहुत आवश्यक है। पहला है सबसेक्शन 1, सेक्शन 143 ए सबसेक्शन 1, जिसमें यह कहा जाता है, ये प्रावधान किया गया है कि जिस अदालत में यानी कि मजिस्ट्रेट कोर्ट इंटरिम कंपनसेशन देने का आदेश पारित कर सकता है। दूसरा कि सबसेक्शन 2 क्या कहता है 143 ए का, कि जो इंटरिम कंपनसेशन की राशि है वो चेक के वैल्यू का 20% से अधिक नहीं होगा। तो इस विषय के संदर्भ में विभिन्न उच्च न्यायालयों ने अपने अलग अलग विचार प्रकट किए हैं और इस मामला ये जो बिंदु है कि सेक्शन 143 ए सब सेक्शन 1 के अंतर्गत इंटरिम कंपनसेशन का आदेश दिया जाना ये मैंडेटरी है, आदेशात्मक है या डायरेक्टिव है, या फिर डिस्क्रिशनरी पावर के ऊपर डिपेंड करता है ऑनरेबल कोर्ट के, ये किस प्रकार का प्रावधान है? तो इस विषय में दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राजेश सोनी बनाम मुकेश वर्मा CRMP नंबर 562 ऑफ 2021 के मामले में कई तथ्यों पर सूक्ष्म अवलोकन करते हुए स्पष्ट किया कि संशोधन अधिनियम 1881 के उद्देश्य के विवरणों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर विचार करते हुए अधिनियम 1881 के प्रावधानों के अवलोकन से मेरा विचार है कि संशोधित अधिनियम 1881 की धारा 143 अ के प्रावधान अनिवार्य प्रकृति के हैं, यानी कि मैंडेटरी हैं। इसलिए विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने प्रतिवादी पक्ष के पक्ष में अंतरिम मुआवजे का आदेश सही तरीके से पारित किया है और इस तरह के आदेश को पारित करने में कोई अनियमितता या अवैधता नहीं की है। यानी कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया कि सेक्शन 143 ए सब सेक्शन 1 के अंतर्गत जो प्रावधान दिया गया है वो मैंडेटरी है, यानी कि अनिवार्य है। हर मजिस्ट्रेट को विचारण के दौरान 138 के मामले में इंटरिम कंपनसेशन का आदेश देना चाहिए, ये अनिवार्य है। ये तो छत्तीसगढ़ ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, तो ये बोलता है कि मैंडेटरी है। अब आ जाते हैं हम दिल्ली उच्च न्यायालय पे। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस विषय पर क्या अपना ऑब्जर्वेशन दिया है? मित्रों, दिल्ली उच्च न्यायालय ने
MSJSB Cargo and Freight versus State and Others CRL MC 2663/2021 के मामले में स्पष्ट रूप से कहा है कि संशोधन अधिनियम की धारा 143 अ के प्रावधान डायरेक्टरी हैं, न कि मैंडेटरी। अब यहां पे देखिए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहता है कि ये अनिवार्य है, यानी कि मैंडेटरी है। हर मजिस्ट्रेट कोर्ट को इंटरिम कंपनसेशन प्रदान करने का आदेश पारित करना चाहिए। जबकि दिल्ली उच्च न्यायालय क्या कहता है कि ये डायरेक्टिव है। डायरेक्टिव मतलब इट इज डिपेंडिंग अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, यानी कि ये डिस्क्रिशनरी मैटर है। ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट या मजिस्ट्रेट कोर्ट फर्स्ट क्लास इंटरिम कंपनसेशन देने का आदेश पारित भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। यह दिल्ली उच्च न्यायालय का ऑब्जर्वेशन है। अब आ जाते हैं मद्रास उच्च न्यायालय ने। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का ऑब्जर्वेशन हमने देखा, उन्होंने कहा यह मैंडेटरी है। दिल्ली उच्च न्यायालय का ऑब्जर्वेशन देखा, उन्होंने कहा यह मैंडेटरी नहीं, डायरेक्टिव है। अब आ जाते हैं मद्रास उच्च न्यायालय क्या कहता है। दोस्तों, मद्रास उच्च न्यायालय ने LGR इंटरप्राइजेज वर्सेस P अनभजगन क्रिमिनल OP नंबर 15438 and 15440 of 2019 and criminal MP number 7576 and 7578 of 2019 के मामले में स्पष्ट किया कि मजिस्ट्रेट को धारा 143 अ के अंतर्गत अपनी अधिकारिता का उपयोग करने हेतु युक्ति कारण को रिकॉर्ड करना होगा। यहां पे इन्होंने क्या कहा कि जब भी ऑनरेबल मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑर्डर पास करे इंटरिम कंपनसेशन प्रदान करने का, तो उसके पीछे के रीजनेबल रीजन को भी आदेश में लिखना पड़ेगा कि आखिर किस आधार पर उन्होंने इंटरिम कंपनसेशन को पारित करने का, इंटरिम कंपनसेशन देने का आदेश पारित किया है। तो यहां पे रीजनेबल रीजन का एक बंधन बनाया गया, किसके द्वारा? मद्रास उच्च न्यायालय के द्वारा। अब यहां पर आ जाते हैं दोस्तों, अब जो सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है वह है कर्नाटका उच्च न्यायालय का। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बोला कि ये मैंडेटरी है, ठीक। उसके बाद हम आए दिल्ली उच्च न्यायालय पर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बोला क्या कि ये डायरेक्टिव है, मैंडेटरी नहीं है। मद्रास उच्च न्यायालय इस मामले में पड़ा ही नहीं कि ये मैंडेटरी है या डायरेक्टिव है। उन्होंने क्या कहा कि जब भी मजिस्ट्रेट कोर्ट इस प्रकार का आदेश, इंटरिम कंपनसेशन देने का आदेश पारित करता है, तो उसे रीजनेबल रीजन भी अपने आदेश में लिखना पड़ेगा, यानी कि उन आधारों को भी लिपिबद्ध करना पड़ेगा जिनके आधार पर उसने ये आदेश पारित किया है। अब कर्नाटका उच्च न्यायालय ने इस पे सबसे महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। मित्रों, कर्नाटका उच्च न्यायालय ने मिस्टर वी कृष्णमूर्ति वर्सेस डेयरी क्लासिक आइसक्रीम प्राइवेट लिमिटेड क्रिमिनल पिटीशन नंबर 632 ऑफ 2022 के मामले में मैंडेटरी और डायरेक्टरी के मध्य उत्पन्न होने वाले भ्रम को दूर करते हुए आदेश पारित किया और स्पष्ट करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में जहां विद्वान मजिस्ट्रेट को विवेक का प्रयोग करना है, ऐसे विवेक का प्रयोग दो स्तर पर होना चाहिए। यानी यहां पे डिस्क्रिशनरी ज्यूरिडिक्शन की बात की जा रही है। तो अगर डिस्क्रिशनरी ज्यूरिडिक्शन का उपयोग करना है तो ये दो स्तर पे होना चाहिए। पहला स्तर क्या है कि अधिनियम में संशोधन का आधार क्या था, यानी कि सेक्शन 143A जोड़ने के पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी, यह हमें देखना पड़ेगा। तो मित्रों, सेक्शन 143A को जोड़ने के पीछे की पृष्ठभूमि ये थी कि एक तो चेक बाउंस हो जाता था, तो चेक जिस व्यक्ति को दिया जाता था उसके साथ अन्याय होता था, क्योंकि वो चेक पर विश्वास करता था और चेक बाउंस हो जाने पर उसको उसका जो मूल्य था, उसका जो पैसे उसको मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाते थे। इसके पश्चात वो 138 के प्रोविजंस यानी प्रावधानों का पालन करते हुए
जब परिवाद दाखिल करता था यानी कि कंप्लेंट फाइल करता था, उस दौरान भी उसे कई प्रकार की विसंगतियों का सामना करना पड़ता था। होता क्या था कि कभी एक्यूज्ड को 1 या 2 समन मिलने के बाद वो कोर्ट में आता था, फिर वो अपना बेल कराता था, उसके पश्चात उसके प्लीडर आते थे। प्लीडर आने के बाद कभी प्लीडर नहीं आते, कभी एक्यूज नहीं आता। उसके पश्चात एक्यूज्ड तरह तरह के एप्लीकेशंस फाइल करते थे जिस पर न्यायालय को विचार करना पड़ता था, और ये सब एप्लीकेशन सिर्फ इसलिए फाइल किए जाते थे ताकि कि इस मैटर को और भी लंबा खींचा जा सके, बिना किसी रीजन के और भी लंबा खींचा जा सके। तो इस तरह जो कंप्लेनेंट होता था उसके साथ बहुत अन्याय होता था। और यही नहीं, अगर मान लीजिए कि विचारण के पश्चात एक्यूज को दोषी मान लिया गया, यानी कि जिस व्यक्ति के खिलाफ 138 के प्रोविजन के अंतर्गत कंप्लेंट फाइल किया गया उसे दोषी करार दिया गया, तो वो क्या करता था कि इमीडिएट अपील फाइल कर देता था, और अपील फाइल करने के पश्चात उसे और भी समय मिलता था। तो इन सब परिस्थितियों से कंप्लेनेंट को के प्रति बहुत अन्याय होता था। तो इस अन्याय से बचाने के लिए इन्होंने सेक्शन 143A को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंतर्गत जोड़ा, संशोधन करके। तो अब यहां पे कर्नाटक उच्च न्यायालय इन्हीं परिस्थितियों के बारे में बात करता है कि एक तो मजिस्ट्रेट को अपना डिस्क्रिशनरी ज्यूरिडिक्शन का उपयोग करना है, और उपयोग करना है तो 2 स्तर पे करना है। पहला स्तर क्या है कि अधिनियम में संशोधन का आधार तुच्छ आवेदनों के साथ कार्यवाही करने वाले चेक के बेईमान ड्रावर्स को रोकना था, खुद को अनुपस्थित करना, लगातार एडजर्नमेंट लेना की मांग करना, जिससे शिकायतकर्ताओं के मामले में देरी और गंभीर प्रिजुडाइस पैदा होता था, यानी पूर्वाग्रह पैदा होता था। इन कारकों के अंतर्गत आरोपी के आचरण का विश्लेषण करने के बाद विद्वान मजिस्ट्रेट को मुआवजा देने का आदेश पारित किया जाना चाहिए। यानी कि इंटरिम कंपनसेशन, अंतरिम मुआवजा का आदेश पारित करने से पहले आदरणीय न्यायालय को 2 स्तरों पर सोचना चाहिए। पहला कि एक्यूज्ड का व्यवहार कैसा है। एक्यूज्ड अगर कोऑपरेट कर रहा है, यानी कि न्यायालय के दिए गए हर तिथि पे वो आ रहा है, न्यायालय के दिए गए आदेश को पारित कर रहा, आदेश का पालन कर रहा है, कंप्लेनेंट के साथ वो सहकार्य कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में अंतरिम आदेश पारित करने की आवश्यकता ही नहीं है, अंतरिम मुआवजा देने का आदेश पारित करने की। क्यों? क्योंकि एक्यूज्ड के आचरण से ये प्रलक्षित हो रहा है कि वो मैटर को या कंप्लेंट को बिना वजह, बिना युक्त कारण के लंबा खींचने का प्रयास नहीं कर रहा है। वो एक कंप्लेनेंट से और कोर्ट से, दोनों से, परिवादी से और न्यायालय से सहकार्य कर रहा है। दूसरा, यदि वो सहकार्य नहीं कर रहा है, तब यदि वो सहकार्य नहीं कर रहा है, बिना वजह स्थगन मांग रहा है, एडजमेंट्स ले रहा है और विभिन्न प्रकार के अर्जियां दाखिल कर रहा है, जिससे न्यायालय का समय नष्ट हो रहा है और जो मैटर है, जो परिवादी का कंप्लेंट है, वो बिना कारण लंबे समय के लिए खींचा जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में इंटरिम कंपनसेशन का आदेश न्यायालय पारित कर सकता है। ये तो पहला स्तर हुआ। दूसरा स्तर क्या है? दूसरा स्तर है सब सेक्शन 2 के हिसाब से, यानी सेक्शन 143A का सब सेक्शन 2। वो क्या कहता है कि इंटरिम कंपनसेशन की जो राशि होगी वो चेक की वैल्यू का 20% से अधिक नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि चेक की वैल्यू का 20% तक ही इंटरिम कंपनसेशन की राशि का भुगतान करने के लिए न्यायालय आदेश पारित कर सकता है। अर्थात इंटरिम कंपनसेशन की जो राशि है मित्रों, वो 1% से लेके 20% तक हो सकती है, और ये डिपेंड करेगा, ये निर्भर करेगा कि एक्यूज्ड व्यक्ति का, यानी कि जिसके विरुद्ध कंप्लेंट फाइल किया गया है, उसका आचरण ट्रायल के दौरान कैसा है, विचारण के दौरान कैसा है। तो उसके आचरण को ध्यान में रखते हुए ही इंटरिम कंपनसेशन का आदेश पारित किया जा सकता है और इंटरिम कंपनसेशन की राशि निर्धारित की जाती है। तो इस प्रकार कर्नाटका उच्च न्यायालय ने 143A, सेक्शन 143A सब सेक्शन 1
और 2 को आधार बनाकर ये आदेश पारित किया और आदरणीय मजिस्ट्रेट कोर्ट्स को या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट्स को एक आधार प्रदान किया इंटरिम कंपनसेशन यानी कि अंतरिम मुआवजा का आदेश पारित करने का। तो इस पे कर्नाटका उच्च न्यायालय के द्वारा पारित किए गए आदेश से स्पष्ट है कि ये इंटरिम कंपनसेशन का आदेश चेक बाउंसिंग के हर मामले में नहीं पारित किया जाएगा, अपितु ये देखा जाएगा कि जो एक्यूज्ड व्यक्ति है उसका आचरण किस प्रकार का है। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2018 के अंतर्गत जोड़ी गई धारा 148 के बारे में चर्चा और परिचर्चा करेंगे। तब तक आप इन उच्च न्यायालयों के द्वारा पारित किए गए आदेश का भलीभांति अध्ययन करें और सेक्शन 143A को समझकर उसका लाभ लेने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद।